साजिश, ये उस कत्ल की साजिश है जिसके अनसुलझे सिरे आज भी साजिशों के जाल में उलझे हुए। ये एक ऐसे साजिश की दिलचस्प कहानी है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पहले टॉर्चर और फिर कत्ल। आप ठीक कह रहे सर, कत्ल भी तो बहुत बुरी तरीके से किया है। घर में चोरी और एक 60 साल की NRI डॉक्टर की हत्या। गोपाल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घर में केवल एक मामूली कैमरा, कुछ नकदी और कुछ 1000 रुपए गायब हुए हैं। कोई भी चोर 12वें माले पर जाकर इतनी मामूली चीजों के लिए तो चोरी करने के इरादे से नहीं घुसेगा। मुझे तो कुछ मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। ये एक ऐसा केस है जो पुलिस की फाइलों में जिंदा होने के बावजूद कोर्ट के इंसाफ का मोहताज है। जनाब। हाँ बोलो। आशा गोयल मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। दिखाओ। आशा गोयल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कातिलों ने आशा गोयल को मारने से पहले उनके साथ मारपीट भी की थी। आशा गोयल के जिस्म पर चाकू के 20 घाव के निशान थे, यानी कातिल जो भी थे उन्होंने आशा गोयल को टॉर्चर किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आशा गोयल की मौत सर में सीवियर फ्रैक्चर की वजह से हुई थी। उनके 2 दांत टूटे हुए थे, एक आंख फट चुकी थी, नाक और जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी। इसके अलावा सीन ऑफ क्राइम तफ्तीश के दौरान यह सच भी सामने आया कि घर में फ्रेंडली एंट्री हुई है, यानी कातिलों ने घर का मेन डोर का ताला नहीं तोड़ा था। और बस इसी बात से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि जिस किसी ने भी आशा गोयल का कत्ल किया या फिर उनके कत्ल की साजिश रची थी, वो सुरेश अग्रवाल के घर और वहां रहने वाले लोगों से अच्छी तरह से वाकिफ था। लेकिन एक बात और थी जो मुंबई पुलिस को परेशान किए हुए थी, और वो ये कि कातिल जिस तरह बिल्डिंग के 12वें माले पर सुरेश अग्रवाल के फ्लैट में घुसे और फिर वारदात को अंजाम देकर वहां से उतनी ही आसानी से निकल भी गए, और घर में मौजूद एक भी शख्स ने कातिलों के कदमों की आहट तक नहीं सुनी। यहां तक कि बिल्डिंग के बाकी लोगों ने भी सुरेश अग्रवाल के घर में किसी अनजान शख्स को घुसते हुए नहीं देखा। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि कातिल चोरी के इरादे से घर में नहीं आए थे। लेकिन पुलिस की हैरानी उस वक्त और भी बढ़ गई जब घर वालों से पूछताछ करने के बावजूद उन्हें आशा गोयल के कातिलों के बारे में एक भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो आशा गोयल के भाई सुरेश अग्रवाल के परिवार के लोगों पर नजर रखेंगे। She is dead, and also it looks like somebody has murdered her. तो मैंने सुरेश सिंह से पूछा कि भाई क्या हो गया, तो बोले आशा ने सुसाइड कर लिया। That's his word, and he was trying to cover up the whole thing. इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आशा गोयल कत्ल के मामले में मुंबई पुलिस को उनके भाई सुरेश अग्रवाल के घर पर काम करने वाले एक नौकर पर शक हुआ। पुलिस ने नौकर प्रदीप परब को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने प्रदीप से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन पूछताछ में भी उसे कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने प्रदीप को छोड़ दिया। इसी वक्त डॉक्टर आशा गोयल के परिवार में एक और मौत हो गई, उनके भाई सुरेश अग्रवाल की। इधर पुलिस भी अपनी रफ्तार से डॉक्टर आशा गोयल मर्डर केस की तहकीकात कर रही थी। डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल के 2 साल बाद एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। साहब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रदीप, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे और ऐसा क्या था
जो तुम मुझसे फोन पे नहीं बता सकते थे? सर मैं आपको आशा गोयल का कत्ल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ सर। क्या? दरअसल 2 साल पहले सुरेश अग्रवाल के जिस नौकर प्रदीप परब को मुंबई पुलिस ने शक की बिना पर हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की थी, वही नौकर 2 साल बाद उसके सामने बैठा हुआ था। और जैसे ही प्रदीप ने जांच अधिकारी से ये कहा कि वो डॉक्टर आशा गोयल कत्ल के मामले में कुछ बताना चाहता है, तो वो चौंक उठे। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। आशा मैडम के बारे में सब जानता हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ क्या जानते हो तुम? मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रदीप परब ने अपने इकबालिया बयान में ये खुलासा किया था कि उसने मनोहर शिंदे और पवन कुमार के साथ मिलकर आशा गोयल की हत्या की थी और पुलिस को गुमराह करने के इरादे से उन्होंने गहने, कुछ रुपए और उनका कैमरा चुराया था। देख प्रदीप, अगर तू सरकारी गवाह बनकर अदालत में ये बयान देता है तो एक बात तो तय है, तेरी सजा माफ हो सकती है। साहब, आप जहाँ चाहो वहाँ पे मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। दरअसल एनआरआई डॉक्टर आशा गोयल साल 2003 में कनाडा से मुंबई आई थी, लेकिन इस दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी और प्रदीप परब के पुलिस को दिए बयान के बाद ये बात साफ हो गई थी कि आशा गोयल की हत्या कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। तो बोलता है कि मुझको रात देर नींद नहीं आती थी और हमेशा ये हो रहा था कि इन दूसरे लोगों ने मुझसे मर्डर करवाया है पैसे के लिए, क्योंकि उसको उन्होंने कहा कि तेरे को हम 10,000 रुपये देंगे मर्डर में शामिल होने का और मर्डर करने में। तो उसने कहा कि इन लोगों को अवश्य सजा होनी चाहिए। पुलिस को भी प्रदीप की बात सुनकर यकीन नहीं आया, लेकिन जब प्रदीप ने कत्ल की रात की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई तो उसे भी उसकी बात पर यकीन करना पड़ा। और जब प्रदीप ने इस जुर्म में अपने साथ शरीक लोगों के नाम बताने शुरू किए तो एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर पुलिस भी चौंक उठी। दरअसल वो एक ऐसे शख्स का नाम था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस शख्स को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस बाकी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर लेना चाहती थी जिनके नाम प्रदीप ने लिए थे, और ये नाम थे डॉक्टर आशा गोयल के भाई सुभाष अग्रवाल के प्रॉपर्टी मैनेजर पवन कुमार गोयंका और सुरेश अग्रवाल के एक और कर्मचारी मनोहर शिंदे के। पुलिस ने पूछताछ करने के लिए दोनों को हिरासत में ले लिया। लेकिन जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ करनी शुरू की तो वो दोनों ऐसे अनजान बन गए जैसे वो आशा गोयल कत्ल के बारे में कुछ जानते ही ना हो। लेकिन उस वक्त उन दोनों और इस साजिश के मास्टरमाइंड को ये पता नहीं था कि प्रदीप परब पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर चुका है। लिहाजा पवन कुमार और मनोहर शिंदे ने पुलिस को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की। हाँ तो मनोहर, ये बताओ, तुम 23 अगस्त 2003 की रात तुम 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच कहाँ पर थे? मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। हम डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल की बात कर रहे हैं। साहब, मैं आशा मैडम के कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन जब दोनों से पूछताछ कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर को लगा कि वो दोनों सीधी तरह से अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे तो उसने उन दोनों के सामने प्रदीप परब को लाकर खड़ा कर दिया। प्रदीप की शक्ल देखते ही दोनों के चेहरे की रंगत उतर गई। हाँ, देख लिया? इसने बयान दिया है कि आशा मैडम के कत्ल में तुम दोनों भी इसके साथ थे, और अब तुम्हारा तीसरा साथी भी जेल के पीछे होगा, समझे? इस केस में पूछताछ के दौरान मनोहर शिंदे और पवन गोयनका ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी।
पर जैसे ही पुलिस ने उनके साथी प्रदीप परब को उनके सामने लाया तो उनके होश उड़ गए। वैसे पुलिस ये भी जानती थी कि ये तीनों डॉक्टर आशा गोयल हत्या केस के मामले में सिर्फ मोहरे बने हैं। इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और है। डॉक्टर आशा गोयल केस में पुलिस की पूछताछ में जो सच सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। दरअसल इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, डॉक्टर आशा गोयल का भाई सुरेश अग्रवाल था। इतना ही नहीं, जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो एक और सच सामने आया, वो ये कि इस हत्याकांड में उनका एक और भाई भी शामिल था। दरअसल डॉक्टर आशा गोयल की मौत की साजिश की वजह बनी उनके पिता की प्रॉपर्टी। डॉक्टर आशा गोयल के पिता के विल के मुताबिक उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तीनों बेटों सुरेश, सुभाष और शेखर के नाम की थी। इसमें सुरेश अग्रवाल को 40% और सुभाष और शेखर अग्रवाल को 30-30% मिलना था। लेकिन आरोप के मुताबिक सुरेश और सुभाष अग्रवाल ने एक फर्जी विल बनवा ली और इस विल में छोटे भाई शेखर गोयल के हिस्से का कहीं कोई जिक्र तक नहीं था। एक झूठी विल तैयार की और उसके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि भाई इनका कोई हिस्सा नहीं होता है और इनको इनके हिस्से से वंचित कर दिया। तो उन्होंने आकर के आशा को बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे को कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक शेखर अग्रवाल को जायदाद में से उनका हिस्सा देने के लिए जब आशा गोयल ने अपने भाई सुरेश अग्रवाल से बात की तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद आशा गोयल अपनी बहन अरुणा शाह के यहाँ रहने चली गईं। लेकिन 21 अगस्त 2003 के रोज सुरेश अग्रवाल ने खुद आशा गोयल को फोन करके अपने यहाँ रहने के लिए बुलाया और तब तक सुरेश अग्रवाल उनके कत्ल की साजिश तैयार कर चुके थे। उसी गाड़ी में बैठ के ये लोग वहां पहुंच गए करीबन 12-1 बजे दोपहर तक। उसके बाद उन्होंने खाना वगैरह खाया और रात को जो है 10 बजे के करीब हमारी वाइफ ने, डॉक्टर आशा गोयल ने उनको कहा कि भाई अब मैं तो सोती हूँ क्योंकि वो जल्दी सो जाती थी 10 बजे के करीब, तो वो सोने के लिए चली गई। फिर अपनी साजिश के मुताबिक सुरेश अग्रवाल ने डॉक्टर आशा गोयल का कत्ल करवा दिया। पुलिस ने डॉक्टर आशा गोयल मर्डर केस में सुरेश अग्रवाल समेत उनके दामाद नरेंद्र गोयल, मनोहर शिंदे, पवन कुमार गोयंका और सुभाष अग्रवाल को भी आरोपी बनाया। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन इस हत्याकांड में शामिल प्रदीप परब सरकारी गवाह बन चुका था। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल के 13 साल बीत जाने के बाद भी इस केस का इंसाफ अधूरा है। इस दौरान डॉक्टर आशा गोयल को इंसाफ दिलाने की आस में उनका परिवार 73 दफा मुंबई आ चुका है, लेकिन उन्हें हर बार मायूसी ही झेलनी पड़ती है। पवन कुमार गोयंका के घर से डॉक्टर आशा गोयल के कपड़े मिलने के बावजूद उनकी फॉरेंसिक जांच होने में ही करीब 1 साल गुजर गया। गवाहों और आरोपियों के बयान लेने में 1 और साल गुजर गया। जो टेक्निकल फ्लॉ था वो कंप्लाई होने के बाद केस कमिट होनी चाहिए थी। एक बार वो कमिट होने के बाद उन्होंने फिर से वो चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी। अब उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो इस वजह से पूरे इसमें वो डिले होता गया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने इस केस की तहकीकात नहीं की, लेकिन तफ्तीश की रफ्तार इतनी धीमी रही कि आरोपियों को राहत मिलती चली गई और डॉक्टर आशा गोयल के परिवार के लिए इंसाफ की जंग का वक्त बढ़ता चला गया।
वैसे भी इस केस के एक आरोपी को मुंबई पुलिस तलब कर थक चुकी है और वो आरोपी 7 समंदर पार आराम से बैठा हुआ है। दरअसल आशा गोयल मर्डर केस दो देशों की कानूनी पेचीदगियों में भी फंसा है, भारत और कनाडा। मुंबई पुलिस ने आशा गोयल के दूसरे भाई सुभाष अग्रवाल को भी इस केस में एक आरोपी बनाया हुआ है और मुंबई पुलिस के मुताबिक सुभाष अग्रवाल उनके कई बार बुलाने के बाद भी मुंबई में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने MLT यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत भी कनाडा की सरकार से सुभाष अग्रवाल से पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कनाडा सरकार ने उसकी इस मांग को नहीं माना है। आरोपियों ने, जो इनमें से बाकी 3 आरोपी थे, उनमें से 2 आरोपी ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन किया। उसमें से एक आरोपी जो आज भी फरार है वो कनाडा में ही है, वो भी उनका सगा भाई है। उन्होंने काफी कोर्ट को अंडरटेकिंग दिया कि वो आ जाएंगे, पर वो अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में भी देने के बावजूद वो भारत आए नहीं। जब आशा गोयल मर्डर केस में उनके भाई सुभाष अग्रवाल का नाम आया तो उस वक्त मुंबई पुलिस ने कनाडा के नागरिकता मंत्रालय को सूचित करते हुए सुभाष अग्रवाल को इस केस से भगोड़ा घोषित कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद साल 2005 में यानी डॉक्टर आशा गोयल के हत्याकांड के ठीक 2 साल बाद कनाडा सरकार ने सुभाष अग्रवाल को कनाडा की नागरिकता दे दी थी। यानी अब सुभाष अग्रवाल कनाडा के नागरिक बन चुके थे और मुंबई पुलिस को कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले कनाडा सरकार से अनुमति लेनी पड़ती। इतना ही नहीं, पुलिस ने सुभाष अग्रवाल पर दबाव बनाने के लिए इंटरपोल के जरिए उनके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया था और मुंबई पुलिस के इस नोटिस पर कार्रवाई करते हुए इंटरपोल ने भी साल 2006 में सुभाष अग्रवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी भी कर दिया। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि कनाडा सरकार या फिर वहां की पुलिस ने आज तक इंटरपोल के नोटिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हाँ, इस दौरान इतना जरूर हुआ है कि कनाडा के एक टीवी चैनल ने साल 2012 में जब आशा गोयल मर्डर केस में सुभाष अग्रवाल से बात करनी चाहिए तो सुभाष अग्रवाल ने एक बयान जारी कर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। उनके बयान के मुताबिक, मेरा मेरी बहन डॉक्टर आशा गोयल के मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरी बहन से बहुत प्यार करता था। मुझे उनकी मौत से किसी तरह का कोई पैसों का फायदा नहीं था। 23 अगस्त 2003 यानी उनकी मौत के बाद से मेरे ऊपर भारत, कनाडा और दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी तरह का कोई भी इल्जाम नहीं लगा है। उनकी मौत के वक्त मैं भारत में भी नहीं था। परिवार के दूसरे सदस्यों के मेरे ऊपर लगाए आरोप कि मेरी भी तहकीकात होनी चाहिए बिल्कुल बेबुनियाद है। पिछले 9 साल के दौरान मेरे खिलाफ एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जो मुझे आरोपी सिद्ध करे, लेकिन इस दौरान मेरे ऊपर लगाए आरोपों से मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि साल 2006 में इंटरपोल का जारी किया हुआ सुभाष अग्रवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस आज भी इंटरपोल की वेबसाइट पर मौजूद है। हालांकि उसमें उनका नाम सुभाष रणछोड़दास अग्रवाल लिखा हुआ है, लेकिन वेबसाइट पर उनकी ही फोटो लगी है और इस नोटिस के मुताबिक उन पर हत्या, चोरी या फिर डकैती की नीयत से किसी को गंभीर चोट पहुंचाना, किसी के घर में जबरन घुसना और आपराधिक साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, नोटिस में साफ लिखा है कि भारतीय जुडिशियल एजेंसियों को सुभाष अग्रवाल की तलाश है। इस केस के आरोपी और डॉक्टर आशा गोयल के भाई सुभाष अग्रवाल कनाडा में रहते हैं। मुंबई पुलिस इस केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए उन्हें कई बार बुला चुकी है, पर वो एक बार भी हिंदुस्तान नहीं आए, जबकि उन्होंने अदालत में एक एफिडेविट दिया था कि जब भी जरूरत होगी इस केस की तफ्तीश में वो पूरा सहयोग देंगे। डॉक्टर आशा गोयल के परिवार ने उनके लिए इंसाफ की मदद मांगने की गरज से हेल्प अस फाइंड जस्टिस फॉर डॉक्टर आशा गोयल नाम से एक वेब पेज भी बनाया हुआ है और इसी वेब पेज पर कनाडा पुलिस महकमे के एक रिटायर्ड अधिकारी केन डॉयल का टीवी इंटरव्यू लिंक भी मौजूद है।
ये इंटरव्यू कनाडा के एक टीवी चैनल ने साल 2012 में लिया था और इस इंटरव्यू में केन ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए थे। केन के मुताबिक कनाडा की सरकार, जस्टिस डिपार्टमेंट और पुलिस को डॉक्टर आशा गोयल कत्ल के मामले में जितना काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। The government should have members of justice over there or members of the RCMP assisting the police service to further the investigation and make a determination as to whether the Canadian citizen that is alleged to have been involved in the conspiracy to kill his sister was in fact involved, and either bring him before the Canadian courts or the Indian courts. इस इंटरव्यू के दौरान केन ने सुभाष अग्रवाल का नाम लिए बिना कहा था कि कनाडा के जस्टिस डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की बात को खारिज कर दिया था, जबकि खुद उनके पास उस नोटिस की कॉपी थी। I'm not suggesting the individual is guilty of any crime, but they seem to have the evidence in India to request an extradition order. A red corner notice had been issued for his arrest sometime prior. Justice denied knowledge of that, although I had a copy of it on my desk. केन ने तो यहाँ तक कहा था कि डॉक्टर आशा गोयल को इंसाफ मिलना चाहिए और आरोपी को फिर चाहे वो सजा कनाडा में मिले या हिंदुस्तान में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'd like to see justice done. If the gentleman in Ottawa is guilty, I'd love to see him brought before the courts and dealt with. Whether it's on Canadian soil or Indian soil doesn't matter. The family has that right to justice. लेकिन बावजूद इसके कनाडा की सरकार, वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट और पुलिस ने आशा गोयल मर्डर केस की तहकीकात नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि हमने सुभाष अग्रवाल या इस केस के आरोपियों या फिर उनके वकील से बात करने की कोशिश नहीं की। हमने उनको उनका पक्ष रखने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर आशा गोयल मर्डर केस के आरोपियों के वकील ने हमसे बात करने या अपनी दलील रखने के लिए कोई बात नहीं की। इन 13 सालों में इस केस के मुख्य आरोपी और डॉक्टर आशा गोयल के भाई सुरेश अग्रवाल के अलावा एक और आरोपी मनोहर शिंदे की मौत हो चुकी है, जबकि केस की एक अहम गवाह और आशा गोयल की बहन उमा शाह भी मर चुकी हैं। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इस मर्डर केस की मिस्ट्री का राज भी गहराता जा रहा है। लेकिन इस केस का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि 13 साल बीत जाने के बाद भी कोर्ट की ताकीद के बावजूद इस केस का ट्रायल ठीक तरीके से शुरू नहीं हो पाया। आरोपी का भी उसमें अरेस्ट वगैरह हो गई थी, उसके बाद बेल एप्लीकेशंस ये सब के वजह से पहले थोड़ा डिले हुआ। उसके बाद चार्जशीट फाइल होने के बाद ये केस सेशंस कोर्ट में कमिट हो गई। कमिट होने के बाद आरोपियों ने, जो इनमें से बाकी 3 आरोपी थे, उनमें से 2 आरोपी ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन किया। उसमें से एक आरोपी जो आज भी फरार है वो कनाडा में ही है। ऐसा नहीं है कि इस केस की तफ्तीश सिर्फ मुंबई पुलिस को ही करनी है। अगर चाहे तो कनाडा की पुलिस भी इस केस की तहकीकात कर सकती है और इस केस से जुड़े एक अहम आरोपी सुभाष अग्रवाल को गिरफ्तार कर भारत के हवाले कर सकती है। डॉक्टर आशा गोयल का परिवार कनाडा सरकार से भी सुभाष अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर चुका है, लेकिन कनाडा सरकार ने उनकी मांग को अनसुना कर रखा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई थी कि डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल वाली रात को सुरेश अग्रवाल और सुभाष अग्रवाल के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, सुभाष अग्रवाल ने अपने नौकरों से भी फोन पर बात की थी। इसके बाद बैंक में पैसों के लेन देन पर सवालिया निशान लगे। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो सुभाष अग्रवाल ही इस केस में आरोपी नौकरों की वकील के फीस के पैसे दे रहे हैं। इसलिए तफ्तीश के दौरान मुंबई पुलिस ने कनाडा पुलिस से साल 2006 में सुभाष अग्रवाल के फोन और बैंक रिकॉर्ड मांगे थे, लेकिन वो जानकारी उसे आज तक नहीं मिली है। वैसे आपको बता दें कि डॉक्टर आशा गोयल अपने पति सदन गोयल के साथ साल 1963 में मुंबई से कनाडा आई थी और उसके बाद वो दोनों वहीं बस गए। दोनों पेशे से डॉक्टर थे और अगले 40 साल तक दोनों ने कनाडा के ओंटारियो और रेजिना राज्यों में नौकरी की। उनके परिवार का कहना है
कि डॉक्टर आशा एक गायनेकोलॉजिस्ट थी और उन्होंने 10,000 बच्चों की डिलीवरी की है, लेकिन आज उन्हें खुद अपनी मौत का इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आशा का परिवार सिर्फ हिंदुस्तानी कानूनी प्रक्रिया से मायूस है, बल्कि वो कनाडा सरकार से भी नाखुश है। उसके मुताबिक जिस डॉक्टर आशा ने कनाडा में इतने लोगों की जिंदगी में खुशियां बिखेरी हैं, आज वही देश उनको भूल चुका है। वो डॉक्टर आशा गोयल कत्ल के मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, बल्कि कनाडा पुलिस ने उनसे ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है कि ये मुंबई पुलिस का काम है, न कि उनका। डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल को 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ये उस डॉक्टर की कहानी है जिसने न जाने कितने लोगों को जिंदगी बख्शी थी, लेकिन खुद उसकी मौत का इंसाफ आज तक पूरा नहीं हो पाया है। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IBN 7।